हेलो दोस्तों, आज की कहानी में स्वागत है। चलिए फिर नई कहानी को शुरू कर लेते हैं। मैं एक गरीब मजदूर था। मेरे अपने खर्चे ही पूरे नहीं होते थे, लेकिन फ़िलहाल मेरी ऐसी हालत थी कि मैं अपनी बीमार पत्नी का इलाज भी नहीं करा सकता था। उसकी तबीयत अचानक से फिर से बिगड़ गई थी। इसलिए 10 दिन से मैं लगातार अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा था और अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा था। मैंने अपने रिश्तेदारों और अपने मालिक से उधार भी मांगा और उसके इलाज पर लगा दिया। अब तो मुझे उधार भी नहीं मिल रहा था और ना ही मैं उधार लौटाने के काबिल रहा था। मैं अपना माथा पकड़कर बैठ गया। मेरे 4 छोटे-छोटे बच्चे थे। मैं अपनी पत्नी को ऐसे मरता हुआ भी नहीं देख सकता था। जब मैंने अपनी नज़र अपने बच्चों की तरफ दौड़ाई तो वे बहुत डरे हुए और सहमे हुए बैठे थे और अपनी माँ को देख रहे थे। इस हालत में मैं अपने बच्चों को नहीं देख सकता था। इसलिए मैं उठ खड़ा हुआ और अपने एक रिश्तेदार को यहाँ जा पहुँचा। वह बहुत ही अमीर लोग थे। इससे पहले भी मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए इनसे पैसा ले चुका था, मगर मुझे उम्मीद थी कि वे मेरी दोबारा भी मदद करेंगे और मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेंगे। मैं अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाकर इस समस्या से जान छुड़ाना चाहता था। मैं गाँव में रहता था, जबकि मेरा रिश्तेदार एक बहुत अच्छे शहर में रहा करता था। मुझे वहाँ पहुँचने में शाम हो गई। जब मैं अपने रिश्तेदार के घर पहुँचा तो मैंने उसके चेहरे पर ऐसे महसूस किया जैसे वह मुझे देखकर परेशान सा हो गया हो। मैं भी उसे देखकर शर्मिंदा सा हो गया, पर क्या करता, मेरी मजबूरी थी। अगर अगर मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं होता तो वह मर जाती, मेरे बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो जाते और इस रिश्तेदार के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं उनके सामने पैसे मांगने आया था। मैं अपनी बीवी के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपने रिश्तेदार का चेहरा देखकर मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई, लेकिन उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि भाई, तुम्हें पहले भी मैंने काफ़ी पैसे दे दिए थे। मुझे उसकी भी अभी तक तुमसे कोई मिलने की उम्मीद नहीं है कि वह पैसे मुझे तुम दोगे भी या नहीं। मैं जानता हूँ तुम एक गरीब मजदूर हो, तुम्हारा रोज़ का कमाना रोज़ का खाना है, तो मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मेरे पैसे कभी लौटा पाओगे। तो तुम पर पैसे लगाना समझ लो पैसे बर्बाद करना है। वह मेरा दूर का रिश्तेदार नहीं था, मेरे मामा का बेटा था और शहर में रहता था। खुद का अच्छा कारोबार था, अच्छा पैसा कमाता था। एक बार तो उसने मुझे पैसे आसानी से दे दिए थे, लेकिन दोबारा पैसे देने से उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। अब आखिरी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। मैं चुपचाप उठा और वापस आ गया। मैं बाहर आया तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे लगा कि आखिरी रास्ता था जो मेरी मुसीबत को हल कर सकता था। अब मेरे पास बस एक यही रास्ता है कि मैं घर बैठकर अपनी बीवी की मौत को अपनी आंखों से देखूं, उसकी मौत का इंतज़ार करूं। इस बात के अलावा मेरे पास कोई दूसरा हल ही नहीं था। लेकिन तभी न जाने मेरे दिमाग में अचानक क्या आया। मैं शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर उनको हाथ देकर रोकने लगा और उनसे मदद की भीख मांगने लगा। मैंने कहा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरी सहायता कर दीजिए, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। एक आदमी ने मुझे दया भारी नज़रों से देखा और अपनी जेब से 100 रुपये निकाल कर मुझे दे दिए। मैं उसे दुआएं देता हुआ फिर से दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इस तरह रात हो जाने तक मैंने न जाने कितने लोगों के सामने हाथ फैलाया। कुछ ने मुझे यह कहकर भगा दिया कि ये तुम लोगों के ड्रामे हैं। मांगने के लिए कभी अपनी बीवी के नाम पर तो कभी बच्चों के नाम पर पैसे मांगा करते हो। कुछ लोगों ने तो मुझे मेहनत मजदूरी करने तक की सलाह दे दी थी कि हाथ पैरों के हट्टे कट्टे हो, जाओ जाकर कुछ काम करो। भीख मांगना तुम लोगों ने पेशा बना रखा है। लेकिन मैं किसी को अपनी मजबूरी या तकलीफ़ कैसे बताता। मैं बहुत मेहनती इंसान था, मेहनत से अपने बच्चों को पाल रहा था, लेकिन अचानक मेरी बीवी बीमार ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। यह ज़रूरी नहीं होता कि हर मांगने वाला कामचोर और निकम्मा हो, उसकी कुछ मजबूरियाँ भी हो सकती हैं। मैंने कम उम्र से ही मेहनत करनी शुरू कर दी थी और इसी मजबूरी से गुजर रहा था। मजदूरी से कमाए जाने वाले पैसों से मेरा काम नहीं बन सकता था, उनसे तो बस दाल रोटी ही चल सकती थी। मैंने मजबूरी में उन लोगों की बातें सुनी और ताने सुने, लेकिन भीख मांगता रहा। रात तक मैंने पैसे जमा करके जब गिनती शुरू की तो मैं खुश हो गया, क्योंकि मेरे पास लगभग 10,000 रुपये हो चुके थे। मुझे अभी 40,000 और इकट्ठे करने थे। मैं सोचने लगा, अगर मैं इसी तरह 2-3 रात भीख मांगता रहा तो मैं अपनी बीबी का इलाज करवा सकता हूँ। मैंने आज के दिन भीख मांगकर इतना तो देख लिया था कि कुछ लोग तंग दिल होते हैं, वह हम जैसे गरीब लोगों को धुतकार देते हैं, बहुत सी बुरी बातें भी सुनाते हैं, लेकिन जेब से एक पैसा तक भी नहीं निकालते। लेकिन कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं जो खुदा के नाम पर दे देते हैं। अभी भी दुनिया में अच्छे लोग बाकी हैं। मैं भी बस बैठा हुआ यही सोच रहा था कि एक चादर में छुपी लड़की मेरे पास आई। मैं उस लड़की को देखकर एकदम से चौंक गया। वह लड़की बोली कि तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ, तुम लोगों से भीख मांग रहे हो और तुम पैसे भी गिन रहे हो और उन पैसों को देखकर बड़े खुश हो रहे हो। क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है या फिर तुम पेशे से भिखारी हो? उस लड़की के सवाल ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मुझे लगा वह लड़की मेरी इज्जत उतार रही है। मैंने उससे कहा, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं मजदूरी करके कमा सकता हूँ, मगर इस वक्त मेरी मजबूरी है, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मेरे रिश्तेदार ने देने से मना कर दिया है। घर में बीवी बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। उसकी बीमारी की वजह से मजदूरी भी नहीं पर जा रहा, इसलिए मजबूरन मुझे भीख मांगनी पड़ रही है।
मेरा दिल मुझे एहसास दिला रहा है कि मैं एक अनजान लड़की के सामने क्यों अपनी कहानी सुना रहा हूँ। और फिर अचानक से मैंने उससे कह भी दिया कि तुम बस मेरी मदद कर दो। वह मुझसे पूछने लगी कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा मुझे 40 से 50 हज़ार रुपये चाहिए। मैं अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। वह बहुत ज़्यादा बीमार है। अगर सही समय पर मैंने उसका इलाज नहीं करवाया तो वह मर सकती है। उस लड़की की अगली हरकत ने मुझे हैरान कर दिया। उसने उसी वक्त अपने बैग से मुझे 50 हज़ार रुपये निकाल कर दिए। मैं हक्का बक्का लड़की को देखता ही रह गया। उसने कहा कि रकम तुम्हारी हुई, बस तुम्हें इसके लिए बदले में मेरे साथ हलाला करना पड़ेगा। उस लड़की के ये शब्द सुनकर उसे हैरान से देखने लगा। मैं परेशान भी हुआ था। मैं शादीशुदा मर्द था। मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और वह लड़की मुझे हलाला करने के लिए बोल रही थी। मैं कभी उस लड़की को देखता, कभी अपनी गोद में पड़े उन पैसों को देखता जिसके जरिए मैं एक ही दिन में अपनी बीवी का इलाज करवा सकता था, उसे ज़िंदगी दे सकता था। अगर मैं ये आज सोचने बैठ जाता कि मैं अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा हूँ तो इस चक्कर में मेरी बीवी जान से हाथ धो बैठती, मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। मैंने अचानक ही फैसला कर लिया। मैं बोला ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मगर तुम यह काम कितनी जल्दी करो उतना अच्छा है। मेरी बात पर वह लड़की इशारा करके चलने लगी और बोली कि हमें देर नहीं लगेगी, हम आज रात ही सारा काम निपटा लेंगे। तुम मेरे साथ चलो, हमारे निकाह का इंतजाम मैं जल्दी ही कर लूँगी। मैं भी उस लड़की के पीछे चल पड़ा। मुझे उससे ज़्यादा क्या चाहिए था। अगर आज की रात मैं फ्री हो जाता तो मैं अगले दिन अपनी बीवी का ऑपरेशन करा लेता। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मैंने पैसे लेने का फ़ैसला किया और उस लड़की को हलाला करने का फ़ैसला एकदम सही लिया। मुझे मेरे रिश्तेदार ने ठुकराया था, लेकिन यहाँ मेरी बहुत से लोगों ने मदद भी की थी। और तभी ये लड़की मुझे मिल गई थी। मैंने अपने दिल को समझाया कि लड़की कोई नाजायज़ काम करने के लिए नहीं बोल रही है, बल्कि यह तो सबब का काम है। मेरी वजह से उसका घर बच सकता है। ज़रूर उसके पति ने उसे गलती से तलाक दे दिया होगा। इस तरह से मैं उसकी मदद कर रहा हूँ और मेरी भी परेशानी दूर हो जाती। उसका पति उसको दोबारा मिल जाता और मुझे मेरी बीवी की ज़िंदगी मिल जाती। दोनों की ही मुश्किलें हल हो जाती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के साथ जाते हुए बार बार यही सोच रहा था, अगर मेरी बीवी को यह बात पता चली तो वह मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। मिडिल क्लास की घरानों में लड़कियां शायद अपने पति के लिए बहुत जज्बाती भी होती हैं। मेरी बीवी मेरे लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती थी। हम दोनों की लव मैरिज थी। मेरी सलमा मेरी मोहल्ले की थी और मैं उसे चाहने लगा था। अपनी चाहत का इजहार उससे किया था तो वह भी मुझसे पसंद करती थी। ऐसे ही हम दोनों की शादी बड़ी आसानी से हो गई। उसके माँ बाप बचपन से ही मर चुके थे। वे अपने भैया भाभी के रहमो करम पर थी। बड़े ही बुरे हालात देखे थे। अगर यूँ कहा जाए कि उसने ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत की थी और वह मैं था, तो यह एक बात गलत नहीं है। वह तो मुझे बांटने का ख्याल भी नहीं कर सकती थी। मैं सलमा की मोहब्बत को जानता था। अगर आज सलमा वहाँ पर मौजूद होती तो मर जाना पसंद करती, मगर मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ बांटना बिल्कुल भी गवारा नहीं करती। रात के समय मैं उस लड़की के साथ एक घर में पहुँच गया। एक खूबसूरत सा घर था। चौकीदार ने गेट खोला और झुककर उस लड़की को सलाम किया। वह मुझे लेकर घर के अंदर पहुँच गई और मोबाइल पर किसी से फ़ोन लगाने लगी और तेज़ी से उसको समझाने लगी। वह निकाह करने का इंतज़ाम कर रही थी। उसने इशारा किया और मुझे सोफ़े पर बैठने के लिए कहा। सलमा की परेशानी मुझे भी थी, मगर मेरे सर पे अब एक बहुत बड़ा बोझ उतर रहा था, पैसों का इंतज़ाम करने का, जो मुझे एक ही रात में हो गया था। इसलिए मैं सुकून से था कि मैं सुबह होते ही सलमा का इलाज करवा लूँगा। उस लड़की ने फ़ोन बंद करके मुझे देखा, मुझसे पूछा क्या तुमने रात को खाना खाया है? मैंने कहा नहीं। लड़की को पूछने पर मुझे भूख का एहसास होने लगा। मैं सुबह से अपने घर से निकला हुआ था और भूखा था। घर पर सलमा की बीमारी की परेशानी की वजह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। उस लड़की ने मेरे खाने का इंतज़ाम किया और फिर कुछ देर बाद एक मौलवी को घर पर बुला लिया। उसी वक्त हमारा निकाह हुआ और फिर सब लोग उस लड़की को खुदा हाफिज़ बोलकर चले गए। मैं बैठा बेचैन सा था। निकाह करके मैं उसके घर पर बैठा हुआ था और अगर सलमा के बारे में परेशानी हो रही थी, वह लड़की मेरे पास आई तो मैंने उसे अपनी बीवी के बारे में कहा कि सोच कर मुझे परेशानी हो रही है कि पता नहीं मेरी बीवी किस हाल में होगी। लेकिन उस लड़की ने मुझे तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी अच्छी हो जाएगी और कल ही तुम्हारी बीवी का इलाज भी शुरू हो जाएगा। यह कहकर वह लड़की मेरे पास आने लगी। मैं एक मर्द होते हुए भी घबरा रहा था, जबकि वह बिल्कुल मेरे करीब आ चुकी थी, जैसे कि कोई आम सी बात हो। मैंने सुना था कि हलाला करने वाली औरतें बेबस होती हैं। अपने पति के अलावा खुद को किसी दूसरे मर्द के हवाले करना कोई आसान बात नहीं होती। अब न जाने उस लड़की का शौहर कौन था जो अभी फ़िलहाल बिल्कुल गायब था। वह लड़की इतने कॉन्फिडेंस के साथ अनजान मर्द को अपने साथ ले आई थी और अब मेरे करीब भी हो रही थी। मैं थोड़ा सा पीछे हटा तो उसके चेहरे पर एक हंसी सी फैल गई। वह फिर से मेरे और करीब आ गई और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने सोचा शायद यह शहर का रिवाज होगा, शायद यहाँ की औरतें ऐसे ही बेशर्म होती होंगी। मैं सोचों में गुम था कि वह लड़की मेरे पास और भी करीब आकर बैठ गई।
बोली, तुम क्या सोच रहे हो? अगर हाँ कहकर पछता रहे हो तो फ़िक्र मत करो, मैं सुबह तुम्हें फ्री कर दूँगी और तुम मुझे फ़ौरन तलाक दे सकते हो। उसके बाद हमारा कभी भी सामना नहीं होगा, कोई परेशानी की बात भी नहीं है। अगर कभी सामना हुआ भी तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूँगी और तुम मुझे मत पहचानना। और अपनी बीवी की फ़िक्र कर रहे हो कि तुम्हारी बीवी को कैसा महसूस होगा, तो परेशान मत हो। तुम अपनी बीवी को कुछ मत बताना, तुम सिर्फ़ ऐसा बेबस लड़की की मदद करने के लिए कर रहे हो। उस लड़की की बात उसने मुझे हिम्मत दी और मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हारा पति कौन है? क्या वह जानता है कि तुम हलाला करा रही हो? क्या वह तुम्हारे साथ दोबारा शादी करने को तैयार है? मेरे सवाल पर वह अचानक से गुमसुम सी हो गई। मुझे लगा कि मैंने सवाल नहीं, उसके किसी जख्म को उधेड़ दिया हो। मैं शर्मिंदा सा होने लगा। इससे पहले कि उससे आपसे माफ़ी मांगता, अचानक से वह लड़की बोल पड़ी कि तुम्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए हैं, अब तुम अपना काम करो और मुझसे मेरी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में मत पूछो। उस लड़की के अचानक बदलने के व्यवहार पर मैं हैरान हुआ था, मगर उसके बाद मैंने जबान बंद कर दी और फिर मैंने उस लड़की से कोई भी सवाल नहीं किया। जो कुछ कर रही थी वह लड़की ही कर रही थी, मैं तो बस उसका साथ दे रहा था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच रात को सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा दिमाग और दिल बिल्कुल भी इस काम में साथ नहीं दे रहा था। मैंने बहुत ही मजबूरी में उस लड़की के साथ रिश्ता बनाया था। अगली सुबह मेरी रूटीन के मुताबिक आंख खुल गई, क्योंकि सुबह सुबह उठने का आदी था। मैं एक मजदूर आदमी था और मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत थी और कामकाज पर जाने की जल्दी होती थी। इसलिए सुबह उठकर काम पर जाने की जल्दी होती थी और इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाता था। मैं नहाने के इरादे से भी बाथरूम में जाने वाला ही था कि मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वह लड़की लापरवाह सी बिस्तर पर सोई हुई थी। वह लड़की अभी रात वाली हालत में ही थी, ना ही अपने कपड़े पहने थे और ना ही अपने ऊपर चादर ले रखी थी। मैंने फ़ौरन अपनी नज़र हटानी चाही, मगर मेरी नज़र एक बार फिर उसके बदन को देखकर देखते ही रह गई। मैं कितनी देर तक हरकत ही नहीं कर पाया था और अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वह लड़की जाग जाती तो यकीनन मेरी हरकत को बहुत गलत समझती, मगर मेरी नज़र उस लड़की के शरीर से हट ही नहीं रही थी। मैं बस आंखें फाड़कर उस लड़की के बदन को देख रहा था। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, मगर उस लड़की के खूबसूरत गोरे बदन ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया था, बल्कि कोई और ही कारण था जो मैं उस लड़की को इतनी गौर से देख रहा था। मैं मानता हूँ वह लड़की बहुत ही गोरी और चिट्टी थी। वह किसी को भी दीवाना करने का हुनर रखती थी, मगर इस वक्त मैं उसे सोई हुई लड़की को जिस तरह घूर रहा था, वह सब देखकर मेरा दिमाग झंझना उठा। मैंने जल्दी से अपनी नज़र उस लड़की से हटाई और बाथरूम में घुस गया। नहाकर निकला तो वह लड़की अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और इस हालत में थी जिस हालत में मैं छोड़कर गया था। मेरा काम तो हो चुका था, मुझे पैसे भी मिल चुके थे। उस लड़की ने रात ही मुझसे कह दिया था कि तुम मुझे तलाक देकर चले जाना, मगर इस वक्त मैं उसे तलाक देकर जाने की बजाय वहीं बैठा उस लड़की को देखे जा रहा था। यहाँ तक कि सलमा भी मेरे दिमाग से निकल चुकी थी, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा काम किया था, जिसके लिए मैंने भीख मांगी थी। आज मेरी बीवी मेरे दिमाग में नहीं थी, बस वही लड़की घूमे जा रही थी। मैं कितनी देर तक ऐसे ही बैठा रहा, यहाँ तक कि दिन निकल आया और वह लड़की भी एकदम से जाग कर उठ गई और उठकर बैठ गई। वह इस वक्त बिल्कुल बिना कपड़ों के मेरे सामने बैठी थी और उसका पूरा बदन मुझे साफ दिखाई दे रहा था। रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह रात के अंधेरे में हुआ था। मैंने उस मस्त लड़की के बदन को इतने गौर से नहीं देखा था, लेकिन अब जो मेरी नज़र उस कपड़े पर पड़ी तो मैं हटना भूल गई। आखिर इस लड़की का राज क्या था? लेकिन जैसे उस लड़की की आंख खुली तो मुझे आंखें खोलकर देख रही थी और बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, शायद तुम मेरे जागने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तुम्हें इतना रुकने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें तो चले जाना चाहिए था, मुझे जगह देते और तलाक देकर चले जाते। मेरी आदत है कि मैं देर से सोकर उठती हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी का ऑपरेशन भी तो करवाना है। लड़की परेशानी से बोल रही थी। मुझे लगा वह नींद में है, क्योंकि उसने खुद को चादर में छुपाया ही नहीं था। तभी वह लड़की भी मेरी नज़रों से थोड़ा घबराने लगी, क्योंकि मेरी नज़र लगातार उसके ऊपर जमी हुई थी। फिर थोड़ा सा गुस्से से बोला, तुम इस तरह से जमकर क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए हो जो हमारे बीच रात को तय हुआ था? तुमने सिर्फ मेरे साथ हलाला करना था और मुझे तलाक देकर यहाँ से चले जाना था। अब तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे तलाक दो और यहाँ से चलते बनो, हमारे बीच कोई भी संबंध नहीं है। लड़की मुझे सख्ती से याद करवा रही थी। शायद उसे लगा कि उसे देखकर मेरी नीयत खराब हो चुकी है। मैंने गहरा सांस भरा और बोला कि चिंता मत करो, मैं इतना कमज़ोर मर्द नहीं हूँ कि एक रात में तुम पर जान गंवा बैठूँ। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत वफादार हूँ और मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी है। मेरे शब्दों पर वह लड़की गहरी नज़रों से मुझे देखने लगी। तभी मैंने अचानक उस लड़की से कहा कि मेरा तुम्हें यूँ देखना तुम्हारी खूबसूरत बदन नहीं, बल्कि तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें किस तरह क्यों देख रहा हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये क्या है? मेरे सवाल पर लड़की को जैसे होश आया था, एकदम से हड़बड़ा गई और बेड की चादर उठाकर अपने आप पर लपेट ली और मुझे कड़ी नज़र से घूरते हुए कहा, ए मिस्टर, तुम अपनी हद हद से आगे मत जाओ। यह प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से।
मगर मैं वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। मैंने उस लड़की से कहा, जब तक तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूँगा। लड़की मेरी शर्त पर परेशान हो गई। उसे मैं एक सीधा सा मर्द लग रहा था जो उसके हुक्म को मान जाता। वह जैसे कहती मैं वैसे करके वहाँ से चला जाता। मगर इस समय मैं बहुत ही सीरियस था और यह बात मुझे परेशान कर रही थी। मुझे लगा उस लड़की के साथ कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ है। लड़की बोली, क्या तुम्हें वापस आने की जल्दी नहीं है? क्या तुम्हें अपनी बीवी की परवाह नहीं? तुम्हें उसका ऑपरेशन नहीं करवाना है? मैंने कहा कि मुझे अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना है, मगर मैं यहाँ से जाते हुए तुम्हें तलाक देकर नहीं जाऊँगा। तुम अब भी मेरी बीवी ही रहोगी। मैं जब तक तुमसे ये नहीं जान लूँगा मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। मेरी बात पर वह लड़की घबरा गई और गुस्से से चीखती हुई बोली, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम भी हवस के ही मर्द निकले। तुम्हारी नीयत आज मुझ पर खराब हो चुकी है। तुमने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में मुझ जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होगी जो तुम्हें इतनी आसानी से मिल गई। मैंने कहा, गलतफहमी है तुम्हारी। मेरी बीवी तुमसे भी ज़्यादा कहीं खूबसूरत है और मैं उससे इतनी प्यार और मोहब्बत करता हूँ कि मैंने कभी उसके साथ धोखा नहीं किया है और ना ही धोखा कर सकता हूँ। लेकिन आज मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ ले आई है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में दर्द सिमट कर आ गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। बोली, तुम्हें इस काम के पैसे मिले हैं। अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वह पैसे वापस ले लूँगी। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे को बुलाया नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ कि हमारे बीच क्या तय हुआ है। मुझे सब याद है और अब मैं भी तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। बस तुम मुझे सच बता दो। वह लड़की मेरी ज़िद पर बुरी तरह परेशान हुई। फिर बोली कि मैं पागल थी कि तुम जैसे मर्द को खुद पर सवार कर बैठी। तुम मुझे बेकार में अपनी बीवी समझ रहे हो और रौब झाड़ रहे हो, जबकि हमारे बीच सिर्फ हलाला की बात हुई थी। मैंने मजबूरन शब्दों में कहा कि मैं तुम्हें छूने पर मेरा इरादा बदला नहीं है, लेकिन सच में मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपनी बीवी का इलाज करवाना चाहता हूँ। तुम खुद ही देर कर रही हो। मैंने ये घर देख लिया है। मैं यहाँ दोबारा वापस आऊँगा और अगर तुमने घर से कहीं भी जाने की कोशिश की तो तुम खुद ही फंसोगी, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और तुम ये सब जानकर अपने शौहर के पास नहीं जा सकोगी। मैंने उससे कहा कि परेशान मत हो, मैं वैसा मर्द नहीं हूँ, न ही तुम पर मेरी कोई नीयत खराब हुई है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे सिर्फ सच जानना है और सच जानने के बाद मैं तुम्हें तुरंत तलाक दे दूँगा। मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तुम जहाँ भी जाओ मुझे कोई मतलब नहीं। वह लड़की परेशान हो गई। उसका अंदाज़ा बता रहा था मुझे कोई बात बताने को कतरा रही है। मैं पलटकर वहाँ से चलकर वापस चला गया। वह मुझे आवाज़ देती रह गई। मैंने उसकी आवाज़ का जवाब ही नहीं दिया। मैं तो पूरी तरह उलझा हुआ था। वहाँ से रवाना हुआ था और टैक्सी लेकर अपने घर पहुँच गया। मेरी बीवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बच्चे रो रो कर परेशान हो चुके थे। सलमा मुझे भीगी आंखों से देखने लगी। उसे यही लगा था कि मैं उसे छोड़कर जा चुका हूँ। मैंने जल्दी से सलमा को टैक्सी में लिटाया और अपने बच्चों को मोहल्ले की एक औरत के पास छोड़कर सलमा को शहर ले आया और उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया। मैंने ऑपरेशन के पैसे जमा करवाए। डॉक्टर ने तुरंत ही उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैं पूरा दिन वहीं बैठा रहा। हैरानी की बात तो यह थी कि सलमा की परेशानी के साथ साथ मेरे दिमाग में लड़की पूरी तरह सवार थी। उस लड़की का बदन मुझे याद आ रहा था, जिसे देखकर मैं सब कुछ भूल चुका था और वह मुझे भूली ही नहीं जा रही थी। मैं चाहकर भी खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। मैंने खुद को बहुत समझाया उस लड़की को तलाक देकर अपनी जान छुड़ा लूँ। यह मेरी समस्या नहीं थी। मैं उससे पैसे ले चुका था। मेरी बीवी का ऑपरेशन भी हो रहा था। मुझे अब लड़की से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। दिन के दूसरे हिस्से में 4-5 घंटे के बाद डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मेरी बीवी का ऑपरेशन कामयाब हो चुका है और अब वह सिर्फ दवा के असर में सो रही है। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने एक नज़र सलमा को देखा। डॉक्टर ने मुझे कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा। 2-3 दिन तुम्हारी बीवी को अस्पताल में ही रहना होगा ताकि हम उसके चेकअप वगैरह करते रहें। पैसे पहले ही जमा हो चुके थे। अब मुझे कोई चिंता नहीं थी। सलमा को भी कई घंटे बेहोश रहना था, इसलिए मैं सुकून से वहाँ हॉस्पिटल से घर से निकला और फिर उस लड़की के घर पहुँच गया। मुझे रह रहकर एक ही ख्याल आ रहा था कि शायद वह लड़की वहाँ से जा चुकी होगी, मगर जब मैं अंदर गया तो मुझे हैरानी हुई कि वह लड़की वहीं पर मौजूद है, सर पकड़े बस कुछ सोच रही है। अब मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हो रहा था। अब मुझे समझ आ गया था कि उसने हलाला क्यों किया था, लेकिन उसका शौहर दोबारा उससे निकाह के लिए जल्दबाजी कर रहा था। मुझे देखकर वह लड़की तीर की तरह मेरी तरफ पहुंची और गुस्से में बोलने लगी, मुझे तलाक दो वरना तुम मारे जाओगे। अगर तुमने मुझे और अपने साथ रखा तो मेरा कुछ नहीं हो बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हें मार कर तुम्हें मुझे विधवा कर दिया जाएगा। तुम्हें लगता है मेरा शौहर कोई आम इंसान है? उस लड़की के शब्दों से मैं दंग रह गया था। सुबह रो रो कर पागल हो रही थी, गुस्सा कर रही थी और मुझे धमकाने लगी थी। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक निकला। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं खुदा के सिवाय किसी से नहीं डरता। अगर खुदा ने मेरी मौत रखी है तो मुझे मौत आएगी। अगर मेरी ज़िंदगी भी बाकी है तो चाहे तुम्हारा पति कुछ भी कर ले, मैं ज़िंदा ही रहूँगा। मैंने उससे कहा कि मैं अब भी तुमसे वही बात कहूँगा जो पहले की थी। तुम मुझे सच बता दो, मैं तलाक देकर यहाँ से चला जाऊँगा।
मगर वह लड़की मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, बल्कि ज़िद पर आ चुकी थी। मैं भी अब ज़िद पर आ चुका था कि मैं ऐसे ही इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। पहले दिन मैंने जब लड़की की पीठ देखी थी तो मैं बुरी तरह घबरा गया था। उस लड़की की पीठ पर ब्लेड से कुछ लिखा हुआ था, और जो लिखा हुआ था वह लिखावट मुझे दंग कर गई थी। वहाँ उस लड़की की पीठ पर हलाला के नंबर लिखे हुए थे, और आखिरी नंबर था कि यह 7वां हलाला है, यानी मैं उस लड़की का 8वां हलाला करने वाला मर्द था। मुझे ये बात उसी दिन से बुरी चुभ रही थी। मेरे अंदर की इंसानियत गवारा नहीं कर रही थी कि उस लड़की को यूं ही छोड़ देता। मैं जानता था वह लड़की खुद अपनी पीठ पर ये सब नहीं लिख सकती, लेकिन कोई और था जो उसके साथ ऐसा कर रहा था, और वह कोई और नहीं, उसका शौहर होगा। उसके बाद पूरे 7 दिन मेरी बीवी अस्पताल में ही रही, और मैं उस लड़की के सर पर सवार था। तलाक न देने की कसम खा ली थी। पूरा हफ्ता गुजर जाने के बाद भी जब मैंने उस लड़की की बात न मानी और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा, तो 7वें दिन उस लड़की ने मुझे रोते हुए सब कुछ सच-सच बता दिया। उसने बताया कि मैं गरीब घराने से संबंध रखने वाली लड़की हूँ, और वह लड़का मेरे स्कूल में पढ़ता था। हम दोनों में प्यार हो गया और हमने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद वह मुझे तकलीफ़ देने लगा, मुझ पर जुल्म करता। ऐसे करके उसे मज़ा आता था। मैं चीखती चिल्लाती दर्द से तड़पती थी तो वह खुश होता था। मेरी शादी को मुश्किल से साल ही हुआ था, मगर मेरा शौहर ना जाने कितनी बार मुझे जानबूझकर तलाक देकर दूसरे मर्दों के हवाले कर देता, और सख्ती से बोलता कि हलाला करके मेरे पास आओ। और जब भी हलाला करके उसके पास पहुंचती तो मेरी पीठ पर हलाला का नंबर लिख देता था। मैं चिल्लाती तो उसे खुशी का एहसास होता था। वह दिमागी मरीज़ है, न जाने उसे कैसे मुझे तकलीफ़ देकर बहुत सुकून मिलता है। लेकिन मैं गरीब लड़की हूँ, और भी मेरी बहनें हैं। अपने घर वालों की खातिर मैं मर्द से मुकाबला नहीं कर सकती। यह पैसे वाला है, उसके पैसों से मैं अपने माँ बाप और अपनी बहनों का पेट पाल रही हूँ। मेरे पापा पहले ही मर चुके हैं। मेरी माँ बीमार है। मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं। अगर मैं तलाक लेकर फिर कल कहीं चली जाऊंगी तो मेरे घर वाले मर जाएंगे। वह इस बार मुझे तलाक देकर दूसरे शहर चला गया है। उसके आने में कुछ दिन बाकी हैं। तुम मुझे तलाक दे दो ताकि वह तुम्हें कुछ ना कर सके। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर वह मदद लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। बोली तुम मुझे तलाक दे दो, यही मेरी मदद होगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो तुम भी मेरे मर्द का निशाना बनोगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मजबूरी है मेरी। मैं गरीब की बेटी हूँ। अपने घर वालों की खातिर मैं जुल्म सहने को मजबूर हूँ। वह एक दिमागी मरीज़ आदमी है, लेकिन उसके पास पैसे की ताकत भी है, और फिर मजबूरन मुझे उस लड़की को तलाक देना पड़ा। मैं उदास वहाँ से वापस घर आ गया। सलमा को डिस्चार्ज करवा के मैं घर ले गया, मगर मेरे दिमाग में लड़की नहीं निकली। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। कुछ दिन बाद मैं दोबारा उसके घर गया। मैं आखिरी बार उस लड़की से मिलना चाहता था, मगर तब तक वहाँ के चौकीदार ने मुझे बताया कि वह लड़की तुम्हारे जाने के बाद खुदकुशी करके खुद की मौत को हवाले कर गई है। मैं दंग रह गया। मुझे अब समझ आ रहा था कि वह अपने घर वालों की खातिर जुल्म सहने को मजबूर थी, लेकिन शायद अब ज़िंदगी से थक चुकी थी, और बिना सोचे समझे ही अपनी जान दे बैठी। और फिर उसके बाद किए जाने वाले हलाला के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी को गले लगाया। मुझे इस लड़की की बहनों का ख्याल आया। मैं उस चौकीदार से पूछ कर उसके घर चला गया। जाकर मालूम हुआ कि उसकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। उसके माँ बाप ने आधे का मकान को किराए पर चढ़ा दिया था, और उसी से उनकी रोजी रोटी चल रही थी। जानी वह लड़की जाते जाते अपने पूरे परिवार को सेट करके गई थी, और पूरी तरह उनकी तरह निश्चित होकर ही उसने मौत को गले लगाया था। मैं मायूस कदमों से अपने घर वापस आ गया। मेरी ज़िंदगी उसके बाद अच्छी गुजर रही थी। मैंने सलमा को कभी उस लड़की के बारे में नहीं बताया, मगर मुझे इस लड़की का ख्याल अक्सर आता रहता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।